बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। प्रीवियस लेसन में हमने ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए थे बिलाखिर, ठीक है। तो आज हम जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। अभी तक हम बहुत सारे पॉइंट्स साथ साथ डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पर एक कंपैरिजन की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है बच्चों। ये तो आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, ज़्यादातर यूनिसेलुलर ही होते हैं और सिंपल या कॉलोनियल या चेन्स फॉर्म में होते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं मल्टीसेलुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और एलेबोरेट फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी बुक में उन्होंने कुछ पॉइंट्स के साथ इन दोनों को डिफरेंसेस को क्लियर किया है। मैं यहाँ पर इन दोनों की डायग्राम्स भी ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि हम साथ साथ हम प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चों कंसीडर करेंगे एक बैक्टीरिया को, बैक्टीरियम सेल को, ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो है जबकि दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं प्लांट सेल को। अगेन आपकी बुक में उन्होंने सिर्फ एक बैक्टीरिया की डायग्राम ड्रॉ की हुई है, जबकि मैं समझती हूँ कि यहाँ पर कंपैरिजन में, क्योंकि प्रीवियस पेजेस पे हम लोग प्लांट और एनिमल सेल डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हमारे लिए पॉसिबल है कि हम इजीली उन डायग्राम को यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। दिस इज़ द प्लांट सेल, न्यूक्लियस, अ प्लांट सेल, यूकैरियोटिक सेल के तौर पे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों सेल्स में जो डिफरेंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहला पॉइंट हम न्यूक्लियस का स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस का क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियस दोनों सेल्स में कहाँ पर किस तरह का होता है। तो हम फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जी प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक की डेफिनेशन ही यही है कि उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो यहाँ पर इसके क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर एज इट इज़ ही पड़े होते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस तो होता नहीं है। क्रोमोसोम्स जो कि डीएनए से सिर्फ मिलकर बने हैं और वो साइटोप्लाज्म में जिस जगह पे पाए जाते हैं उस रीजन को नाम देते हैं न्यूक्लियोइड का, उस एरिया को जहाँ पर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं
उसको नाम दे देते हैं न्यूक्लियोइड का। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन यूकैरियोटिक सेल्स proper membrane bounded nucleus is present. Membrane bounded nucleus is present. While in prokaryotic cells में ये एब्सेंट है, it is absent. Chromosomes made up of DNA, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए से मिलकर बने हैं और साइटोप्लाज्म में जिस जगह पर वो पाई जाती हैं दैट रीजन इज नेम्ड एज, दैट प्लेस इज नेम्ड एज न्यूक्लियोइड. While in prokaryotic cell it is absent. Chromosomes are made up of DNA. DNA से मिलकर बने हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में. Found in cytoplasm. Chromosomes are made up of DNA and found in cytoplasm. That region is named as, उस जगह को कहते हैं, उस प्लेस को is known as न्यूक्लियोइड. ठीक है बेटे, हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड है और दूसरी बात ये कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो मिलकर बने हैं डीएनए और प्रोटीन से. ठीक है, डिफरेंस में तो वो हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल्स में, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट है. और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये क्रोमोसोम्स सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में जिस जगह पे पाए जाते हैं उस रीजन को नाम देते हैं न्यूक्लियोइड का. और ये क्रोमोसोम्स किस चीज़ से मिलकर बने हैं? डीएनए से मिलकर बने हुए हैं. डीएनए से मिलकर बने हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं. ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं. दूसरा डिफरेंस है ऑर्गेनल्स का. तो ये भी हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स जो होती हैं वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं. मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स कौन कौन सी हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस. ये सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं. गोल्जी apparatus are present in eukaryotic cells. क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स ये वाली सारी पाई जाएंगी. क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. ये सारी की सारी एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में. ये दूसरा बड़ा डिफरेंस है बच्चों. ठीक है, और ये ऑर्गेनल्स याद रखना है कौन कौन सी हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने सेल मेम्ब्रेन में भी मार्क किया था कौन कौन सी ऑर्गेनल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं. ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडीज। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स में होंगी और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होंगी। राइबोसोम्स दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम में भी हमने ये बात डिस्कस की हुई है। जो राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल्स के होते हैं वो बड़े होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के हैं वो छोटे होंगे। आप देख सकते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स बहुत छोटी हैं, जबकि राइबोसोम्स में ये साइज में ये ऑर्गेनेल्स बड़े हैं। द राइबोसोम्स of eukaryotic cells are larger than prokaryotic cells। यूकैरियोटिक सेल्स के बड़े होंगे और यूकैरियोटिक सेल्स के बड़े होंगे और प्रोकैरियोटिक के छोटे होंगे। तीसरा बड़ा डिफरेंस है साइज का। दोनों का साइज में क्या डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं आपको प्रोकैरियोटिक सेल छोटा नज़र आ रहा है और यूकैरियोटिक सेल बड़ा नज़र आ रहा है। कितना बड़ा होता है? अप्रॉक्सीमेटली यूकैरियोटिक सेल्स आर 10 times लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये बी पॉइंट MCQs में भी पूछा जा सकता है। द यूकैरियोटिक सेल्स आर 10 times larger, 10 गुना बड़े होते हैं देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं दोनों का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, ये तीसरा डिफरेंस था कि यूकैरियोटिक सेल्स कितने गुना बड़े होते हैं? 10 times लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। फोर्थ वन डिफरेंस जो हम अब डिस्कस करेंगे दैट इज द सेल वॉल। ये भी हम सेल वॉल के पॉइंट में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इसको दोबारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बच्चों, सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, इन फंजाई सेल्स एंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, और तीनों में डिफरेंट केमिकल से मिलकर बने हैं। तो प्लांट्स और फंगस के जो सेल होंगे दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बैक्टीरिया, इसका देख लेते हैं कि सेल वॉल किससे मिलकर बनी है। यूकैरियोटिक सेल वॉल eukaryotic cell wall is composed of cellulose in plants, cellulose in plants। plant भी eukaryotic cells है and chitin in fungi। while chitin in fungi, cellulose in plants, while prokaryotic cells are composed of पेप्टिडोग्लाइकेन। यस, हैव यू रिमेंबर सेल वॉल में हमने ये बात पढ़ी थी, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन is a complex compound of amino acid
एंड शुगर्स। ये किससे मिलकर बना है? अमीनो एसिड और शुगर से मिलकर बना है। जी, तो हमने सेल वॉल की कंपोजिशन की बात की। यूकेरियोटिक सेल्स में प्लांट सेल भी यूकेरियोटिक सेल है और फंगस का सेल भी यूकेरियोटिक सेल है। प्लांट्स में हमने दो तरह की सेल वॉल पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे मेनली प्राइमरी वॉल की ही बात हो रही है। तो प्राइमरी वॉल और प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज और काइटिन से मिलकर बनी है फंगस में। ठीक है बेटे, ये दोनों एग्जाम्पल हैं यूकेरियोटिक सेल्स की। जबकि दूसरी तरफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो सेल वॉल है, दिस इज द सेल वॉल एंड दिस सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। What is peptidoglycan? A complex compound of amino acid and sugars. ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो अमीनो एसिड और शुगर से मिलकर बनता है। ये 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से पहले तो शॉर्ट कौन कौन से हैं इनके डिफरेंस में हम ये देख लेते हैं। आपसे शॉर्ट पूछा जा सकता है व्हाट इज न्यूक्लियोइड, तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट में ही आपके बुक में भी गिवन है। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स द रीजन वेयर क्रोमोसोम्स आर फाउंड, these are named as found, that region is known as nucleoid। फिर उसके बाद कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स हैं जो यूकेरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं? ये 4 ऑर्गेनेल्स हैं, ये भी मार्क करेंगे। साइज, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ साइज बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल, ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। और एक शॉर्ट ये भी आता है व्हाट इज पेप्टिडोग्लाइकेन। तो आप बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल है वो एक केमिकल से मिलकर बनी है, दैट इज नेम्ड एज पेप्टिडोग्लाइकेन। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ऑफ अमीनो एसिड्स एंड शुगर्स। जी बच्चों, ये तो थे शॉर्ट, और ये लॉन्ग जो आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स, जो हम पीछे ऑर्गेनेल्स पढ़ते हुए टाइम बाय टाइम दोनों का डिफरेंस डिस्कस करते भी रहे हैं। अब यहाँ पर एज अ लॉन्ग टॉपिक हमारी बुक पे दिया गया है। दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम्स में सेवरल टाइम ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। इवन कि 2020 में जो 9th के बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं, बायो का ही पेपर हुआ था और उसमें ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग, ये टॉपिक एज अ लॉन्ग आ चुका है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। और वंस इन बोर्ड ये मॉर्निंग ग्रुप में भी आया हुआ था लॉन्ग क्वेश्चन, और सेकेंड टाइम में सेकेंड ग्रुप को भी यही सेम टॉपिक रिपीट हुआ था। इसलिए ये बहुत आसानी से आपको याद भी रह सकता है, और क्योंकि आप जगह जगह पे ये दोनों के डिफरेंसेस तो पढ़ते ही रहते हैं, तो यहाँ पे उसको समराइज फॉर्म में दिया गया है, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन cell function and cell structure. Cell function and cell structure. हम यहाँ पर चंद एक सेल्स को डिस्कस करेंगे कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी है और वो कैसे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। बच्चों, ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी में कितनी टाइप के सेल्स पाए जाते हैं? ये MCQ के लिए अपने साइड बॉक्स को भी मार्क करना है, 200 टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो हमने अभी स्टार्ट किया है, रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर।
सेल, हर सेल दूसरे सेल से डिफरेंट होता है एंड दैट इज़ अकॉर्डिंग टू इट्स डिफरेंट फंक्शन। हर सेल का अपना एक ख़ास काम होता है और उसी के अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रक्चर होती है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल जो है ह्यूमन बॉडी में, इवन के ह्यूमन बॉडी में देर आर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जो कि यही सेल्स 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो टिश्यूज़ बनाती हैं और टिश्यूज़ ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और जब सारे के सारे सिस्टम काम करते हैं तो लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल बनती है, यानी एक ऑर्गेनिज़म अपनी लाइफ को उस तरह से गुजारता है उन सारे सिस्टम्स के मिल के काम करने की वजह से। हर सेल डिफरेंट शेप रखता है और हर सेल डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। सेल की स्ट्रक्चर जो है वो एक ख़ास स्ट्रक्चर इसलिए रखता है कि उसने एक ख़ास काम करना होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे सेल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रखता है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। सेल, different cells have different structures due to its function, due to its functions। तो वो functions देखते हैं कौन कौन से हैं जिनकी वजह से सेल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रखता है। पहले सबसे हम ये देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल साइज एंड शेप। सेल साइज एंड शेप, साइज और शेप को देख लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग सेल के क्या फंक्शंस हैं, यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स हमारी बुक में दी जा रही हैं। साइज जो है और शेप जो है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग होती है। कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, बच्चों आपको पता है कि हमारे ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल्स आपको पता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। Red blood cells have round shape. Red blood cells, RBCs, short form में लिखेंगे, RBCs are round. क्यों round होते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है। Are round to accommodate globular hemoglobin। ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन को एडजस्ट करने के लिए रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो राउंड शेप में होते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। दिस इज RBC, रेड ब्लड सेल, एंड दिस इज़ द हीमोग्लोबिन। इसकी राउंड स्ट्रक्चर इसलिए है, ये गोल इसलिए है ताकि इसके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम हों, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेती है, जोड़ लेती है। और इस तरह से जितनी ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन रखेंगे, इन रिटर्न उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक ट्रांसपोर्ट होगी। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इस हीमोग्लोबिन की वजह से हो रही है। और इस हीमोग्लोबिन को रखने के लिए हमारे रेड ब्लड सेल्स क्या हैं, राउंड हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स की थी। दूसरी हम दे रहे हैं कि हमारे जो नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल्स आर इलोंगेटेड। ये लंबे होते हैं। क्यों लंबे होते हैं? ताकि ये कंडक्ट करें नर्व इम्पल्सेस को। आर इलोंगेटेड टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। बच्चों
हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड बॉडी पार्ट्स को टाइम बाय टाइम मैसेजेस कन्वे करता है बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करने के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक नर्व सेल की डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी कि ये एलोंगेटेड सेल्स हैं। ये नर्व सेल्स है और ये एलोंगेटेड होते हैं। एलोंगेटेड इसलिए ताकि इसके ऊपर ख़ास किस्म के पैगामात ट्रैवल कर सकें। ये उन इम्पल्सेस को, उन पैगामात को कहते हैं बच्चों नर्व इम्पल्सेस। उन मैसेजेस को जो ये कंडक्ट करते हैं दैट इज नेम्ड एज नर्व इम्पल्सेस। दिस इज अ न्यूरॉन और अ नर्व सेल, अ नर्व सेल। ठीक है, पहले हमने रेड ब्लड सेल्स की बात की कि ये राउंड है। क्यों राउंड है? ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन को अपने अंदर एडजस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकें। फिर दूसरी बात हमने की नर्व सेल्स की, तो नर्व सेल्स आर एलोंगेटेड टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स। हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से मुख्तलिफ पैगामात हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक भी जाते हैं और बॉडी पार्ट्स तक भी जाते हैं और उन मैसेजेस को कहते हैं नर्व इम्पल्सेस। उन पैगामात को कहते हैं नर्व इम्पल्सेस और इनको लेके जाने वाले हैं ये सेल्स नर्व सेल्स, जो बहुत लंबे हैं ताकि वो बहुत तेज़ी से इन पैगामात को बॉडी के दूसरे हिस्से तक पहुंचा सकें। फिर उसके बाद प्लांट्स में हम जाइलम की बात करेंगे। जाइलम सेल्स, जाइलम सेल्स आर elongated, elongated भी हैं एंड थिक। ये प्लांट सेल्स में दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जाइलम सेल्स। ये एक तरफ तो रूट से पानी को एरियल पार्ट्स तक जाइलम पहुंचाता है। यहाँ पर मैं शॉर्टली डायग्राम इसकी जाइलम सेल की भी ड्रॉ कर देती हूँ। जाइलम सेल्स आर एलोंगेटेड एंड आर थिक सेल्स। थिक सेल्स होते हैं। क्यों थिक सेल्स हैं? ताकि ये प्लांट सेल्स को एक तरफ तो सहारा दे सकें, सपोर्ट दे सकें। प्लांट सेल्स में ये सपोर्ट का काम भी करते हैं। ठीक है, दीज आर द जाइलम सेल्स। और ये सपोर्ट देने के साथ साथ वाटर और मिनरल्स को रूट से एरियल पार्ट्स यानी लीव्स तक ऊपर पहुंचाने का काम भी जाइलम ही करता है। एक तरफ ये बहुत एलोंगेटेड भी हैं, प्लांट्स में लंबे होते हैं, दूसरे ये कि ये थिक होते हैं। इनकी थिकनेस की वजह से ये सपोर्ट का काम करेंगे, सहारा देंगे और दूसरी तरफ ये वाटर की ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेंगे। ये हमने 3 एग्जांपल्स जो डिस्कस की हैं रेड ब्लड सेल्स की, नर्व सेल्स की, जाइलम सेल्स की, कि सेल की साइज़ और सेल का शेप जो है वो उसके फंक्शंस के मुताबिक है। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। तो यहाँ पर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो में बात करेंगे रूट हेयर्स की। बच्चों, कभी आपने रूट्स देखी हो? किसी प्लांट को रूट समेत उसकी मिट्टी में से निकालें और उसको देखें। अगर आप एक प्लांट की रूट्स को स्टडी करें तो रूट्स के ऊपर मेन रूट से ही फर्दर ब्रांचेस निकल रही होती हैं। ठीक है, प्राइमरी रूट और फर्दर ब्रांचेस उसकी शाखें निकल रही होती हैं और उन शाखों के ऊपर से फर्दर ब्रांचेस निकल रही होती हैं। नेटवर्क होता है ये रूट्स का। ठीक है,
और इसके ऊपर से फर्दर ब्रांचेस निकल रही होती हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर कुछ स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत ही बारीक बारीक से हेयर्स होते हैं इन रूट्स के ऊपर। दीज आर द रूट्स, प्लांट रूट्स, और इनके ऊपर आपको बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही होती हैं। बच्चों, ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कवर किए होते हैं इन रूट्स के ऊपर। दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर रूट हेयर्स। Root hairs have large surface area. Large surface area रखते हैं, क्यों? ये बहुत ज़्यादा surface area पे पाई जाती हैं रूट्स के ऊपर, मिट्टी के अंदर रूट्स होती हैं जब, तो ये रूट हेयर्स हैं जो मिट्टी में से, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको रूट के अंदर एंटर होने में मदद करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर विल एब्जॉर्ब बाय दीज रूट हेयर्स। तो ये रूट हेयर्स जितने ज़्यादा होंगे, बिकॉज दीज आर माइक्रोस्कोपिक टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, अगर हम एक रूट का क्रॉस सेक्शन काट के देखते हैं तो उसके इस तरह से हमें ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर रूट हेयर्स नज़र आते हैं। ये इसका क्रॉस सेक्शन काट के देखा जा रहा है, दीज आर द रूट हेयर्स, ठीक है। तो ये रूट हेयर्स जो हैं ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। रूट हेयर्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। क्यों सरफेस एरिया ज़्यादा पे पाए जा रहे हैं? लार्ज सरफेस एरिया, to absorb water and minerals। पूरे प्लांट बॉडी के लिए उन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब करना है और वो वाटर नीड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए रूट हेयर्स मैक्सिमम एरिया में पाए जाते हैं। थर्ड वन बात करेंगे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनल्स की। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स कौन से सेल में ज़्यादा होती हैं और कौन से सेल में ज़्यादा पाई जाती हैं या कौन से सेल्स में कम होती हैं? वो सेल्स जहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे बहुत सारी सेक्रीशंस भी बनती हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी वेजिकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाएंगे टू स्टोर दोज सेक्रीशंस, एज कंपेयर टू अदर सेल्स जहाँ पर उस तरह की सेक्रीशंस नहीं बनेंगे, वहाँ पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम हो रहे होंगे, तो इन रिटर्न वो इन गोल्जी वेजिकल्स को और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी कम तादाद में रखेंगे। तो सेल्स having more secretions, जब बहुत ज़्यादा secretions होंगी, contain more Golgi bodies and endoplasmic reticulum। जिन सेल्स में बहुत ज़्यादा सेक्रीशंस होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्जी बॉडीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखेंगे, एज़ कम्पेयर टू दो सेल्स जिनके अंदर सेक्रीशंस नहीं है तो वो इन ऑर्गेनल्स को भी कम रखेंगे। इसी तरह सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करेंगे वो कौन से प्लास्टिड्स रखेंगे? क्लोरोप्लास्ट। इन प्लांट सेल्स, इन प्लांट्स cells performing photosynthesis will contain chloroplast।
अब हमने ये देख लिया है प्लांट के तमाम पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, सिर्फ वो पार्ट्स जो ग्रीन होते हैं, वो पार्ट्स जो ग्रीन होते हैं वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस इसलिए होती है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है और वो क्लोरोफिल इस क्लोरोप्लास्ट की वजह से पाया जाता है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि सेल की डिफरेंट शेप्स हैं, सेल उसके मुताबिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सरफेस एरिया ज़्यादा रखता है इसलिए कि क्योंकि रूट हेयर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है। देन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेल्स का तयन भी इस बात से होगा कि उन सेल्स में ऑर्गेनेल्स ज़्यादा होंगी जिसमें वो फंक्शन टिपिकल फंक्शन ज़्यादा परफॉर्म करना होगा। लाइक के अगर प्लांट सेल्स, जिन सेल्स में फोटोसिंथेसिस होनी है वो क्लोरोप्लास्ट रखेंगे, और जिन सेल्स में नहीं होनी है लाइक रूट सेल्स, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती है तो वो प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट नहीं रखेंगे। इसी तरह जिस तरह जिन सेल्स में सेक्रीशंस बहुत ज़्यादा बनती हैं ड्यू टू मोर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो उनमें ज़्यादा गोल्जी बॉडीज़ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाए जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने सेल की स्ट्रक्चर का को डिस्कस किया है कि सेल की स्ट्रक्चर उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो अपना काम करते हैं। सेल्स परफॉर्म देयर ऑन फंक्शन एंड इन रिटर्न दैट फंक्शन बिकम द होल बॉडी फंक्शन, और इस तरह से वो पूरी बॉडी का काम बन जाता है और पूरी बॉडी के लिए वो एक ख़ास काम कर रहे होते हैं। अब हम उनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन and that function become the body function। अब ये देखते हैं कैसे सेल्स फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो हमारी बॉडी का फंक्शन बन जाते हैं। तो सबसे पहले नर्व सेल्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी नर्व सेल्स की हमने बात की थी कि नर्व सेल्स लंबे हैं टू कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। नर्व सेल्स कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस। काम तो वो ये सेल्स ये कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। इन रिटर्न वो फंक्शन जो नर्व सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं वो पूरी बॉडी के अंदर क्या काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन ला रहे हैं। क्योंकि जब हमारे ब्रेन से मैसेजेस हमारे लंग्स को जा रहे हैं तो लंग्स ब्रीदिंग में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मदद करेंगे। जब हार्ट को जा रहा है पैगाम तो हार्ट प्रॉपर हार्ट बीट चल रही है। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे ब्रेन से पैगाम मिलता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भरपूर तरीके से काम करता है। और इस तरह से ये नर्व सेल्स ख़ास सेल्स हैं जो कि अपना काम कर रहे हैं, क्या, कंडक्ट नर्व इम्पल्स। ये पैगामात भेजते हैं। कंडक्ट नर्व इम्पल्सेस इन बॉडी एंड हेल्प इन कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी। इस तरह से पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में, इकट्ठा करने में हेल्प कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बिल्डअप करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे होते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ चल रही है, आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, यानी डिफरेंट सिस्टम्स काम कर रहे हैं और सब में एक कोऑर्डिनेशन पाई जाती है ड्यू टू दीज नर्व सेल्स। उसके बाद बेटे हम ब्लड सेल्स की बात करेंगे। तो अभी हम पढ़ भी चुके हैं आरबीसीज क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन इन बॉडी।
transport oxygen in body, while white blood cells, WBCs, white blood cells, defends the body by killing germs, by killing foreign bodies. हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स एंटर होते हैं, by killing foreign particles. जितने भी पार्टिकल्स या जर्म्स हमारी बॉडी में आते हैं उनको वाइट ब्लड सेल्स किल करके हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनाते हैं, दैट इज़ द इम्यून सिस्टम, और उसके ज़रिए से हम और ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, हम उन बीमारियों का शिकार नहीं होते जो कि उन जर्म्स की वजह से हो सकती हैं। इस तरह से देखें, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स फॉरेन पार्टिकल्स को किल कर रहे हैं। तो ये दोनों सेल्स क्या काम कर रहे हैं बॉडी में? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में, यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके वो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं और डिफेंस ऑफ बॉडी में हिस्सा ले रहे हैं। सो ब्लड टेक पार्ट इन ट्रांसपोर्ट एंड डिफेंस। देखिए, खास सेल्स काम कर रहे हैं और इस तरह से वो सेल्स का काम बॉडी का काम पूरा बन गया। डिफेंस ऑफ द बॉडी। जी, थर्ड एग्जाम्पल नर्व सेल्स और आरबीसीज के बाद थर्ड एग्जाम्पल है मसल सेल्स। मसल सेल्स, ये जो हमारी बोन्स के ऊपर ये जितने भी मसल्स हैं, ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट शो होती है। ये देखें, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये बाजू जो है मूव कर रहा है। इसी तरह हमारे लेग्स की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी मूव करती है। मसल्स शो कॉन्ट्रैक्शन। मसल सेल्स की बात करेंगे हम, सेल्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मसल सेल्स शो कॉन्ट्रैक्शन। जब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। शो कॉन्ट्रैक्शन एंड सो मूव द बॉडी और इस तरह से इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बॉडी को मूवमेंट में हेल्प मिलती है। ठीक है बेटे, इन मसल्स की वजह से हम चलते हैं, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मूव करते हैं इन्हीं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये थर्ड एग्जाम्पल थी। हमने देखा कि नर्व सेल्स जो हैं वो इम्पल्सेस सेंड करते हैं और इस तरह से पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स भी अपना काम कर रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जर्म्स को किल करते हैं और इन रिटर्न वो पूरी बॉडी के लिए एक ख़ास काम कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स यानी ऑक्सीजन और डिफेंस ऑफ बॉडी मेंटेन किए हुए हैं। और थर्डली मसल सेल्स शो कॉन्ट्रैक्शन। मसल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सिकुड़ेंगे तो उससे बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस होगी एंड मूव द बॉडी, और इसकी वजह से पूरी बॉडी मूवमेंट के काबिल हो जाएगी। फोर्थ वन है स्किन सेल्स। हमारी जो स्किन के सेल्स हैं ये दो तरह से काम करते हैं। स्किन सेल्स एक्ट एज बैरियर for some materials। आप देखें कि अगर हम अपनी स्किन के ऊपर पानी डालते हैं तो ये स्किन जो है ये बैरियर का काम करती है। बैरियर मीन रुकावट। ये किसी भी मॉलिक्यूल को, मटेरियल को एक्सटर्नली इनसाइड द स्किन जाने नहीं देंगे। सो स्किन cells act as barrier for some material, while some material, some other things के लिए ये receptor भी हैं। while
दे आर ऑल्सो रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स भी हैं ये रिसेप्टर्स, कुछ के लिए तो ये रुकावट कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको स्किन से अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, ठीक है, और कुछ के लिए ये रिसेप्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर हीट, टेम्परेचर, पेन, हीट, पेन, इन सब के लिए ये क्या है, रिसेप्टर हैं। आप की स्किन किसी हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट को जैसे ही टच करेगी तो आपको फील होगा, ठीक है, आपको कोई भी चीज़ हिट करेगी तो आपको स्किन में पेन फील होगी, सो दिस विल ऑल्सो एक्ट एज रिसेप्टर। कुछ चीज़ों के लिए ये बैरियर है, बैरियर कहते हैं रुकावट, यानी उन मॉलिक्यूल्स को, उन मटेरियल को स्किन अपने अंदर से पास होने नहीं देगी, और कुछ के लिए ये रिसेप्टर भी है, कुछ को ये रिसीव कर लेती है, लाइक पेन, हीट, टेम्परेचर, इन सब के लिए ये इनको फील कर सकती है। ये थी ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स की एग्जांपल, और हम ये देख रहे हैं कि ये सेल्स काम कर रहे हैं और वो हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन बन जाते हैं। फोर्थ वन है बोन सेल्स। आपको पता है बच्चों, ये बोन्स क्यों इतनी हार्ड होती हैं? क्योंकि हमारी बोन्स के बाहर कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर कुछ ख़ास कैल्शियम और फॉस्फेट के सॉल्ट्स होते हैं, और इन सॉल्ट्स की वजह से ये बोन्स बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। बोन सेल्स हैव कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं कहाँ पर? इन एक्स्ट्रा सेलुलर parts which provide strength। आपको पता है ये बोन्स मिल जाती हैं तो स्केलेटन बनाती हैं, और ये स्केलेटन पूरा ढांचा, इंसानी ढांचा जो 206 बोन से मिलकर बना है, ये सारी हड्डियां मिलकर हमारी पूरी बॉडी के लिए क्या काम कर रही हैं? सपोर्ट देती हैं, हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं, शेप प्रोवाइड किए हुए हैं, स्ट्रेंथ और सपोर्ट का काम कर रहे हैं ये बोन सेल्स। बोन सेल्स जो कि कैल्शियम सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा स्टोर करते हैं अपने एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट्स में, तो उस कैल्शियम की वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हार्ड हो जाती हैं, और फिर इन रिटर्न वो पूरी बॉडी के लिए विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द होल बॉडी, टू बॉडी। इस तरह से ये था कि हमने इसमें देखा कि मुख्तलिफ सेल्स बॉडी के लिए कैसे काम कर रहे हैं। इसके लास्ट में हमारे इसी के एंड पे उन्होंने एक पॉइंट डिस्कस किया है, सेल। बच्चों ये टॉपिक ही का हिस्सा है। सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम, एन ओपन सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि सेल एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है। सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम। सेल को बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, वो अपनी एनवायरनमेंट से लेता है बाय सर्टेन प्रोसेस, हो सकता है कि डिफ्यूजन के ज़रिए से और अदर प्रोसेसेस के ज़रिए से मटेरियल्स को इनटेक कर लेता है, और फिर उन मटेरियल्स को यूज़ करता है इन डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में उन मटेरियल्स को यूज़ कर लेता है, ठीक है बेटे। और फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस में उन मटेरियल्स से प्रोडक्ट्स बना लेता है, प्रोडक्ट्स बनाता है, और कुछ फालतू प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं जिनको हम नाम देंगे बाई प्रोडक्ट्स का। बाई प्रोडक्ट्स का, बाई प्रोडक्ट्स क्या काम करेंगे? यहाँ पे सेल के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इनकी, तो सेल उनको बॉडी से, अपनी बॉडी से रिमूव करने की कोशिश करेगा। यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जिन मटेरियल्स की ज़रूरत थी
वो एनवायरनमेंट से ले लिए, मेटाबॉलिक रिएक्शन किया, प्रोडक्ट्स बनाए और बाई प्रोडक्ट्स बनाए। प्रोडक्ट्स को तो वो खुद यूज़ करेगा इन डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, वो सेल यूज़ करेगा, और जो बाई प्रोडक्ट्स होंगे उनको सेल से एक्सक्रीट आउट भी कर सकता है या थोड़े से टाइम के लिए स्टोर भी कर सकता है। तो इस तरह से सेल जो है एक ओपन सिस्टम की तरह काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मटेरियल इसको चाहिए एज अ फूड, तो ये यहाँ से अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू इस मटेरियल को इनटेक करेगा। इन दिस वे सेल टेक एन मटेरियल फ्रॉम एनवायरनमेंट। आप ये देख लें कि ये एनवायरनमेंट से मटेरियल को लिया है, फ्रॉम एनवायरनमेंट। कोई भी एक सेल है, उसने मटेरियल को लिया और उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट प्रोसेस किए, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की हेल्प से, जस्ट गिव एग्जांपल के लाइसोसोम के ज़रिए से उसको टेकिंग एज फूड मटेरियल इनसाइड द वैक्यूल, और उसको मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे उसके ऊपर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे और उससे दो चीज़ें बन जाएंगी। मेटाबॉलिक रिएक्शन के नतीजे में प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं और कुछ बाई प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। आफ्टर मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या चीज़ बन जाएगी? कुछ मटेरियल बनेंगे विच आर नेम्ड एज प्रोडक्ट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स को ये सेल खुद भी यूज़ कर सकता है और दूसरे सेल को भी यूज़ करने के लिए दे सकता है, उन तक भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है थ्रू इट्स मेम्ब्रेन। और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़े टाइम के लिए सेल के अंदर रख भी सकता है और हो सकता है कि थ्रू इट्स मेम्ब्रेन ये इस मटेरियल को सेल से रिलीज भी कर देगा, रिलीज फ्रॉम द सेल। ठीक है, इस तरह से ये जो है सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम। आपने देखा कि मटेरियल्स एनवायरनमेंट से लेंगे, एक सेल अपनी एनवायरनमेंट से जो भी मटेरियल चाहिए होगा उसको लेगा, उसके बाद उसके ऊपर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस करके उस मटेरियल से प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बना देगा। प्रोडक्ट्स यूज़फुल मटेरियल हैं और बाई प्रोडक्ट्स अननेसेसरी मटेरियल हैं। लेट्स से कि बाई प्रोडक्ट्स एडिशनल प्रोडक्ट हैं जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है। उन बाई प्रोडक्ट्स को थोड़े टाइम के लिए सेल के अंदर रख भी सकता है और उसको अपनी ही सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से सेल से डिस्चार्ज भी कर सकता है। इस तरह से यानी सेल के थ्रू ही, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज सेल बैरियर, सेल मेम्ब्रेन बैरियर का काम कर रही है, मटेरियल को अंदर भी ला सकती है और बाहर भी भेज सकती है। अब जो मटेरियल सेल को नहीं चाहिए वो यहाँ पर सेल से बाहर भेज दिया जाएगा। इस तरह से सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम, सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। ये बात आपने MCQ के लिए भी मार्क करनी है कि ह्यूमन बॉडी में कितनी टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंट हेडिंग्स के साथ देखा कि किस तरह सेल के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होते हैं। कुछ सेल राउंड है, इसलिए राउंड है क्योंकि उनका काम ही ऐसा है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को रख सकें, रेड ब्लड सेल्स। अगर कुछ सेल्स एलोंगेटेड हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स अगर एलोंगेटेड हैं तो इसलिए रेड ब्लड सेल्स नहीं, नर्व सेल्स आर एलोंगेटेड क्योंकि वो पूरी बॉडी में मैसेज, नर्व इम्पल्सेस ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर एंड पे हमने ये देखा कि वो सेल्स ख़ास काम करते हैं और बदले में वो हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन बन जाते हैं। वो हमने 5 एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। नर्व सेल्स जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं और इस तरह से पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बिल्डअप कर रहे हैं। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, वाइट ब्लड सेल्स किल फॉरेन जर्म्स
फॉरेन पार्टिकल्स, और इस तरह से ये दोनों हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और डिफेंस का काम कर रहे हैं। मसल सेल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन से हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। स्किन सेल्स बाज़-औक़ात कुछ मटेरियल्स के लिए बैरियर हैं कि उनको बॉडी के अंदर मूव नहीं करने देंगे उन मटेरियल्स को, लाइक वाटर कैन नॉट मूव थ्रू द स्किन, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे मटेरियल्स के लिए, बहुत सारी दूसरी चीज़ों के लिए ये रिसेप्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर पेन, फॉर टेम्परेचर, हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट को हम अपनी स्किन से फील कर सकते हैं। इसके बाद बोन सेल्स हैं। बोन सेल्स हैव कैल्शियम सॉल्ट्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट्स, जो कि जिसकी वजह से बोन सेल्स बिकम वेरी हार्ड और वो पूरी बॉडी के लिए एक फ्रेमवर्क बना देते हैं जो कि स्केलेटन है और जो पूरी बॉडी को शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फिर एट द एंड हमने डिस्कस किया हाउ सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम। तो बच्चों ये भी पॉइंट हमें पूछा जा सकता है शॉर्ट के लिए भी ये मार्क करेंगे, हाउ सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम। सेल एक ओपन सिस्टम के तौर पे कैसे काम करता है, ये सेवरल टाइम शॉर्ट में पूछा जा चुका है। तो इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि सेल एनवायरनमेंट से मटेरियल को इनटेक करता है, फिर उसके ऊपर मेटाबॉलिक रिएक्शंस करता है और उस मटेरियल को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बना लेता है। प्रोडक्ट्स वो खुद भी सेल भी यूज़ करता है डिफरेंट प्रोसेस में और दूसरे सेल के साथ भी उसको शेयर कर लेता है, उसको यूज़ करता है। जबकि बाई प्रोडक्ट्स अननेसेसरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल को नहीं चाहिए होते हैं, उनको सेल से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, सेल से रिमूव कर दिया जाता है। इन दिस वे सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, एंड द सेकेंड वन रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपने आज ये दोनों टॉपिक को अच्छी तरह से याद करना है और अच्छी तरह से तैयार कर लेना है।